तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 इन बी हैव ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। तो इसकी स्टार्टिंग में पहले हम बताना चाहेंगे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में चैप्टर है, बायोग्राफी है एल्बर्ट आइंस्टाइन की, जिसमें दिखाया जाता है कि जो ग्रेट लोग होते हैं, महान लोग होते हैं, वो पैदाइश ही महान नहीं होते, उनमें वो मार्क्स नहीं होते कि पहले से उन्हें पता चल रहा है कि ये इंसान महान बनने जा रहा है आगे जाके। ये उनकी जो आगे जाके उनके कर्म है, जो वो काम करते हैं, उनसे पता चलता है कि वो महान कितने हैं और कैसे हैं। तो इस कहानी, ये जो बायोग्राफी, कहानी नहीं बायोग्राफी है, इसमें यही दे रखा है। इसमें आइंस्टाइन के बारे में वगैरह वगैरह सब चीज़ें XYZ और क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे उनने पॉलिटिक्स में आया था, और नाजीज़ के बारे में भी कुछ थोड़ा बहुत ऑपरेशन में, तो यही सब इसमें है। तो सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग होती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन सबसे पहले पैदा हुए थे 14 मार्च 1879 में, और इनका बर्थ हुआ था जर्मनी सिटी में ऑफ जर्मन सिटी ऑफ ओल्म ULM, इधर इनका जन्म हुआ था। और इनमें कोई इंडिकेशन नहीं थी कि आगे जाके महान बनने वाले हैं। और इसके विपरीत में इनकी जो मम्मी थी वो समझती थी ये बिल्कुल पागल इंसान है, इनकी जो हरकत है वो अनयूजुअल है और ये बिहेव भी अनयूजुअल तरीके से करता है। और इनका जो सिर था वो थोड़ा बड़ा था नॉर्मल बच्चे की कंपेरिजन में। जब ये 2.5 साल के हुए थे तो आइंस्टाइन तब भी नहीं बोलते थे, वो बाद में जाके फाइनली उन्होंने बोलना सीखा था। वो हर एक चीज़ को 2 बार बोलते थे। आइंस्टाइन नहीं जानते थे कि उन्हें क्या करना है बाकी बच्चों से, और उनके जो प्लेमेट्स थे वो उन्हें ब्रदर बोरिंग कहते थे। और जो इसलिए जो यंगस्टर था, ये जो जवान बच्चा था, ये अपना टाइम अकेले अपने आप ही बिताता था, अपनी संगी खेलता था बच्चा, जवान बच्चा। और एक हिस्टोरियन है एंशियंट मैथमेटिक्स के, जिन्हें हम कहते हैं ऑटो नेगियो बोरियर, OTTO ऑटो NEUGEBAUER बॉयर, जो भी है। ये एंशियंट मैथमेटिक्स हिस्टोरियन है, जिन्होंने बताया था आइंस्टाइन की कहानी को, और उन्हें वो कैरेक्टराइज करते थे एज ए लेजेंड। और ये आगे आगे प्रूव भी हो जाता है, जैसे कि वो बहुत ही ज़्यादा बाद में देर में बोलना सीखे थे। 2.5 साल तक वो नहीं बोले थे, हमने जैसे कि देखा था, अभी पढ़ा था। तो उनके पेरेंट्स जो थे वरीड थे, बहुत ज़्यादा टेंशन लेते थे, स्ट्रेस लेते थे। लास्ट में उन्होंने, जब एक सपर टेबल हो रही थी, उनका डिनर हो रहा था रात में, तब उनका साइलेंस टूटा था। उन्होंने कहा था द सूप इज़ टू हॉट। ग्रेटली रिलीफ मिलता है उनके पेरेंट्स को, और वो पूछते कि अभी तक तुमने क्यों नहीं बोला था, तो वो बताते कि अभी तक एल्बर्ट आइंस्टाइन बताते कि अभी तक हर चीज़ ऑर्डर में चल रही थी, इसलिए उन्हें बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो इसलिए जो एंशियंट मैथमेटिक्स के जो हिस्टोरियन थे वो उन्हें ग्रेट क्लासीफाई करते थे, लेजेंड क्लासीफाई करते थे, कैरेक्टराइज। अब हमने जैसे कि देखा था कि यंगस्टर अपने आप ही अकेले खेलता था, अपना टाइम अपने आप बिताता था, उसे पसंद था, अक्सर ज़्यादातर उसे पसंद थे मैकेनिकल टॉयज़। और जब उसकी नई बहन माजा बॉर्न हुई थी, तो उसने पूछा था कि वो सब तो ठीक है, लेकिन इसके पहिए कहाँ हैं, व्हील्स कहाँ हैं। उनके जो हेड मास्टर हैं, उन्होंने एक बार उनके पापा से कहा था कि आइंस्टाइन क्या चूज़ करेगा प्रोफेशन के लिए, वो मैटर नहीं करता, क्योंकि वो किसी भी चीज़ में सक्सेस नहीं पा सकता। ही विल नेवर मेक ए सक्सेस एट एनीथिंग। आइंस्टाइन लर्न करना शुरू करता है वायलिन को प्ले करने का, मतलब आइंस्टाइन बिगन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6 साल की उम्र में वो वायलिन प्ले करना सीखना शुरू करते हैं, क्योंकि मदर उनकी चाहती थी ऐसा। वो बाद में गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट बन जाते हैं। एमेच्योर मतलब है डूइंग समथिंग फॉर पर्सनल एन्जॉयमेंट रेदर देन एज ए प्रोफेशनल। तो प्रोफेशन के लिए उन्हें कुछ प्रॉफिट हो या ना, प्रोफेशन के लिए कर तो रहे थे या नहीं कर रहे थे, उससे उन्हें मतलब नहीं था, बस उन्हें वो पर्सनल एन्जॉयमेंट के लिए करते थे, उन्हें एन्जॉय करते थे वो बजाते हुए वायलिन को। तो आगे जाके गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट बन जाते हैं, और इनकी जो स्किल है वो पूरी लाइफ मेंटेन रहती है। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन थे, वो बैड पीपल नहीं थे, बेकार शिष्य नहीं थे। वो हाई स्कूल गए थे म्यूनिक में, जहाँ पे आइंस्टाइन की जो फैमिली थी वो तब उधर गई थी जब आइंस्टाइन 15 महीने के थे, तब वो गई थी, और तब से अब तक वो हाई स्कूल के लिए वहीं पर थे। और उन्होंने अच्छे मार्क्स, गुड मार्क्स स्कोर करे थे लगभग सभी सब्जेक्ट्स में। आइंस्टाइन हेट करता था स्कूल के रेजिमेंटेशंस, मतलब ऑर्डर्स और डिसिप्लिन जो एक्सट्रीम लेवल तक पहुंचाए जा चुके हैं, उनको हेट करता था, रेजिमेंटेशंस को। और ऑफन उनकी टीचर से बहस हो जाती थी, क्लैश कर जाते थे उनके आइडियाज़, वो क्लैश कर जाते थे टीचर के साथ। और 15 साल की उम्र में आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफल्ड, यानी कि वो अनेबल थे ब्रीथ करने के लिए, या जैसे हम कह सकते हैं सफोकेटेड थे, कि उन्होंने स्कूल ही छोड़ दिया अच्छे के लिए। फिर प्रीवियस ईयर एल्बर्ट्स के जो पेरेंट्स थे वो गए थे मिलान
और अपने बच्चों को, अपना जो बच्चा है सन है उनका एल्बर्ट आइंस्टाइन, वो रिलेटिव्स के पास ही छोड़ गए थे। अच्छा, इधर उनकी बहन माजा का कोई जिक्र नहीं है कि उन्हें भी छोड़ के गया था, नहीं, बस इसमें रखा है दे लेफ्ट देयर सन विद देयर रिलेटिव्स। फिर आफ्टर प्रोलॉन्ग बहुत टाइम की डिस्कशन के बाद आइंस्टाइन की विश थी, चाहती कि वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करे जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड में, एक स्कूल जहाँ पे जर्मन स्पीक बोली जाती, क्योंकि वो जर्मनी थे आइंस्टाइन, तो इसलिए उन्होंने स्विट्ज़रलैंड में जर्मन स्पीकिंग में एजुकेशन अपने कंटिन्यू करना चाहा, एक सिटी पे जहाँ पे म्यूनिख से ज़्यादा लिबरल थी। लिबरल मतलब जहाँ पे लोग समझना चाहते हैं और दूसरों के ओपिनियंस को रेस्पेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं क्लैश कर रहे हैं उनके आइडियाज़। उसके बाद आइंस्टाइन हाईली गिफ्टेड थे मैथमेटिक्स में, लेकिन उनका इंटरेस्ट किस में था, फिजिक्स में। और अपने स्कूल को फिनिश करने के बाद उन्होंने डिसाइड करा था कि वो स्टडी करेंगे ज्यूरिख की यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख की यूनिवर्सिटी में। लेकिन जो साइंस थी वो उनके लिए ओनली थिंग नहीं थी जो उन्हें अपील करती थी, डैशिंग यंग मैन विद वॉलरस मॉस्टेक्स। इसमें मतलब ये कि उन्हें सिर्फ साइंस ही वो नहीं करती थी अपील, साइंस ही उन्हें एक्साइट नहीं करती थी, और भी चीज़ें एक्साइट करती थी उस डैशिंग यंग मैन को जिसकी बहुत बड़ी बड़ी मूंछें हैं, वॉलरस मॉस्टेक्स। अब वो स्पेशल इंटरेस्ट वो फील करते थे अपनी फेलो स्टूडेंट के साथ, उनके क्लासमेट यूनिवर्सिटी मेट जो भी है उनकी फेलो स्टूडेंट के साथ, मिलेवा मैरिक, जिन्हें उन्होंने क्लीवर क्रिएचर नाम से उसे पाया गया था। मतलब वो उसको क्लीवर क्रिएचर रिकॉग्नाइज करते थे, आइडेंटिफाई क्लीवर क्रिएचर के नाम से करते थे मिलेवा मैरिक को, जिसमें उनको इंटरेस्ट आ रहा था। फिर ये जो यंग सर्ब है ये स्विट्ज़रलैंड से आया है, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख है वो सिर्फ कुछ ही यूरोप में सिर्फ उन कुछ ही यूनिवर्सिटीज़ में है जहाँ पे जो वुमेन है उन्हें डिग्री मिल पाती हैं। यंग सर्ब का मतलब है सर्बियन से आया हुआ या सर्बियन से आई हुई जो भी है, तो सर्बियन से आई हुई वो जवान जो स्विट्ज़रलैंड से आई हुई है, नहीं सॉरी, सर्बियन से आई हुई वो जवान जो स्विट्ज़रलैंड आई हुई है, क्योंकि ज्यूरिख की जो यूनिवर्सिटी है वो उनमें से इकलौती यूनिवर्सिटीज़ है, उन कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एक है जो वुमेन को डिग्री प्रोवाइड कर सकती थी उस टाइम पर। अब आइंस्टाइन उसके एलाई में इनके कह सकते हैं उनके एसोसिएट उससे जुड़े आता है एज ए फ्रेंड फिलिस्टाइंस के विरुद्ध में। फिलिस्टाइंस वो थे जो कि ए वर्ड यूज्ड डिसप्रूविंग टू टॉक अबाउट पीपल हु डू नॉट लाइक लिटरेचर और म्यूज़िक, तो उनके खिलाफ थे जो इनको म्यूज़िक और लिटरेचर पसंद नहीं थी। तो आइंस्टाइन सॉ इन हर एन एलाई अगेंस्ट द फिलिस्टाइंस, तो इसका मतलब ये कि उन्होंने उनमें एलाई देखी, एक तरह से फ्रेंड देखा वो जो उनकी तरह उसमें विरुद्ध था, म्यूज़िक और लिटरेचर के विरुद्ध था, उनको भी ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट था नहीं आइंस्टाइन और उनकी मिलेवा मैरिक को। Those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds, इसमें कहते हैं वो लोग जो दोस्त पीपल उनकी फैमिली के वो लोग और यूनिवर्सिटी के लोग जिसके साथ थे वो उन दोनों को अजीब यूनिक अजीब सा ऑड फाउंड करते थे लगभग हर समय, और जो कपल था वो प्यार में पड़ गया था, फेल इन लव। लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स, लेटर्स सर्वाइव करते थे उन दोनों के बीच में जिसमें वो अपने अफेक्शन प्यार को बॉन्ड को वर्ड्स में उतारते थे, और साइंस और अपने टेंडरनेस को मिक्स करके ये सब वो करते थे। ऐसा आइंस्टाइन ने लिखा था कि हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी वेयर वी बोथ हैव बोट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू ए विक्टोरियस कंक्लूजन। साइंटिस्ट ने लिखा था कि कितना अच्छा और कितना प्राउड करने वाला मोमेंट होगा जब हम दोनों एक साथ अपने काम में रिलेटिविटी पर जो हम काम करेंगे एक साथ, तो उसमें हम कितनी विक्टोरियस कंक्लूजन लाएंगे, तो कितना अच्छा हैप्पी और प्राउड लगेगा। अच्छा, यहाँ पे टेंडरनेस का मतलब अफेक्शन से ये सेम सिनोनिम है एक दूसरे के, केयरिंग, जेंटल, काइंड, लव, ये सब इसी के सिनोनिम है। तो अब आता है 1900 में 21 की एज पर एल्बर्ट आइंस्टाइन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट थे, लेकिन वो अनएम्प्लॉयड थे, उनकी कोई जॉब नहीं थी। वो काम करते थे टीचिंग असिस्टेंट का, प्राइवेट लेसन्स देते थे, और फाइनली उन्हें जॉब मिली थी 1902 में, 2 साल बाद। 2 साल तक वो अनएम्प्लॉयड रहे, और टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न, तो इधर इन्हें जॉब मिली थी 1902 में एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। वाइल जब वो सपोज करे गए थे कि वो टू बी एसेसिंग अदर्स पीपल इन्वेंशन, वाइल ही वॉज सपोज टू बी एसेसिंग अदर्स पीपल
inventions. Einstein was actually developing his own ideas in secret. He is said to have jokingly called his desk drawer at the work the bureau of theoretical physics. तस्में कह रहा है कि उन्हें सपोज किया गया था कि बाकी के लोगों के इन्वेंशंस को वो जज करेंगे, जजमेंट देंगे, ओपिनियन बताएंगे, लेकिन आइंस्टाइन एक्चुअली अपने खुद के आइडियाज़ को सीक्रेट में डेवलप कर रहा था। और वो जोकिंगली उसे कहा जाता था आइंस्टाइन को कि वो जोकिंगली अपने डेस्क ड्रॉअर एट वर्क जहाँ काम करने आता है वहाँ पे जो डेस्क ड्रॉअर है उसे वो बुरियो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स कहता है, मजाक में। अब वन ऑफ द फेमस पेपर्स इन 1905 वॉज आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये थे वन ऑफ द फेमस पेपर्स आइंस्टाइन के, जिसके अकॉर्डिंग टू विच टाइम और डिस्टेंस एब्सोल्यूट नहीं है। इंडीड दो परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to the other. From this followed the world's most famous formula which describes the relationship between the mass and energy. तस्में कह रहा है कि दो परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स हैं, दोनों परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स हैं, वो कंटिन्यू नहीं करेंगी एक ही सेम टाइम को शो करना अगर वो कहीं से आई हैं, कहीं एक साथ आई हैं कहीं से जर्नी के बाद, उनमें से एक वेरी फास्ट है रिलेटिव टू अदर। अगर कोई घड़ी दूसरी से फास्ट है और वो कहीं जर्नी के बाद आएंगी, लंबी जर्नी के बाद, तो वो सेम टाइम शो नहीं करेंगी। इससे फॉलो हुआ था वर्ल्ड की मोस्ट फेमस फार्मूला जो डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी, E equal to mc square. In this mathematical equation, E stands for energy, M for mass, and C for the speed of light in a vacuum, about 3 lakh kilometer per second. तो इसमें एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक और चीज़ कहा था कि जब तुम किसी सुंदर लड़की के साथ 2 घंटे के लिए बैठोगे तो वो 2 मिनट लगेगी, तुम्हें वो 2 मिनट दिखाई देगा, और अगर तुम गर्म तवे पर 2 मिनट के लिए बैठोगे हॉट स्टोव पर तो तुम्हें वो 2 घंटे 2 मिनट की तरह 2 मिनट 2 घंटे की तरह दिखाई देंगी। तो यह है रिलेटिविटी, ऐसा एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था। फिर while Einstein was solving the most difficult problem in physics, his private life was unraveling. Albert had wanted to marry Mileva right after finishing his studies, but his mother was against it. She thought Mileva, who was 3 years older than her son, was too old for him. She was also bothered by Mileva's intelligence. She is a book like you, his mother said. Einstein put the wedding off. जब आइंस्टाइन सॉल्व कर रहे थे तरह तरह की डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स फिजिक्स में, तो उनकी जो प्राइवेट लाइफ थी वो फेल होना शुरू हो गई थी। एल्बर्ट चाहता था कि वो मैरी करे मिलेवा से अपनी स्टडीज़ को फिनिश करने के बाद, लेकिन जो उनकी मम्मी थी वो उसके खिलाफ़ थी। वो सोचती थी कि जो मालेवा है वो उससे 3 साल बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी है अपने बच्चे के लिए, और वो उनकी जो मिलेवा है उसकी इंटेलिजेंस से भी परेशान होती थी, बॉदर्ड होती थी, एनॉय होती थी। वो कहती थी कि ये तुम्हारी तरह एक किताब है। तो इसलिए आइंस्टाइन ने अपनी शादी कैंसिल कर दी। उसके बाद द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903 एंड हैड 2 सन्स। तो जब पेयर था फाइनली उनकी शादी हुई थी 1903 जनवरी में, और उनके 2 बच्चे हुए। कुछ साल बाद जो मेरिस थी वो फॉल्टर्ड, कमज़ोर होने लगी, और मिलेवा जो अपना इंटेलेक्चुअल एम्बिशन और खो रही थी और एक अनहैप्पी हाउसवाइफ बन गई थी। और आफ्टर ईयर्स ऑफ कांस्टेंट फाइटिंग जो कपल था वो फाइनली डिवोर्स लेता है 1919 में। आइंस्टाइन अपनी एल्सा कज़िन एल्सा को उसी साल उनसे शादी करता है। आइंस्टाइन की न्यू पर्सनल चैप्टर था वो तब स्टार्ट होता है जब उनका वर्ल्ड फेम में राइज होता है। 1915 में उन्होंने पब्लिश करी थी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को 1915 में पब्लिश करने के बाद जो न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी प्रोवाइड करती थी, और एक एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 बॉट द प्रूव दैट इट वाज एक्यूरेट। और एक ग्रहण लगता है सूर्य पर, सूर्य ग्रहण होता है 1919 में, जो उन्होंने 1915 में जो थ्योरी लिखी थी उसको प्रूफ करता है और वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है। आइंस्टाइन had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field. The newspapers proclaimed his work as a scientific revolution. आइंस्टाइन बिल्कुल सही तरीके से करेक्टली कैलकुलेट करता है पहले से ही इन एडवांस में उस एक्सटेंट को
जिससे लाइट फिक्स्ड स्टार से डिफ्लेक्ट होगी सन के ग्रेविटेशनल फील्ड के थ्रू। और न्यूज़पेपर इसके काम को, उनके काम को साइंटिफिक रिवॉल्यूशन कंसीडर करता है। आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ मिलता है फिजिक्स के लिए 1921 में, और उन्हें उनकी तारीफ़ की जाती हैं बहुत ज़्यादा। ओनर कराया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है, और उन्हें इनविटेशन आते हैं पूरे वर्ल्ड से, और उन्हें मीडिया भी प्रेस करती है। उसके बाद जब नाजी पावर में आते हैं जर्मनी में 1933 में, आइंस्टाइन माइग्रेट करता है यूनाइटेड स्टेट्स को, और 5 साल बाद डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन बर्लिन हेड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन अप्रूव। 5 साल बाद न्यूक्लियर फिजन की बर्लिन में डिस्कवरी होने के साथ या होने के चक्कर में अमेरिकन के जो फिजिसिस्ट थे वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं, और उनमें से बहुत ज़्यादा मैनी ऑफ देम वो फैसिज्म के कारण चले जाते हैं, जैसे कि आइंस्टाइन गए थे उधर से। फैसिज्म FASCISM का मतलब है डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन गवर्नमेंट। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन गवर्नमेंट के द्वारा हो रहा था, और गवर्नमेंट अब कौन कंट्रोल कर रहा था? नाजीज। तो अब वो नाजीज से डर गए थे, और जब नाजीज ने बिल्ड बना लिया था और यूज़ करने की बात कही थी एटॉमिक बॉम्ब को, तब आइंस्टाइन और उनकी तरह जो फिजिसिस्ट थे अमेरिकन, जो डर गए थे, वो वहाँ से चले जाते हैं, डर जाके और भाग जाते हैं, फ्लेड कर जाते हैं। फिर आता है एट द अर्जिंग ऑफ ए कॉलेज। अपने जो कॉलेज में पढ़ता था उसकी रिक्वेस्ट के चक्कर में आइंस्टाइन एक लेटर लिखता है अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को 2 अगस्त 1939 को, जिसमें वो धमकी दे रहा होता है, वार्न कर रहा होता है, चेतावनी दे रहा होता है कि एक सिंगल बॉम्ब इस तरह का जो उन्होंने तैयार कर लिया है, जिसको वो उड़ा सकते हैं, एक्सप्लोड कर सकते हैं। अगर वो एक्सप्लोड किया जाएगा पोर्ट में, तो वो पूरे के पूरे पोर्ट को तबाह कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, और उसके साथ साथ उसके आसपास की टेरिटरी को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। उसके जो वर्ड्स थे वो फेल नहीं हुए कोई भी इफेक्ट लाने में, मतलब जो उन्होंने बोला वही हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ उनके शब्द में, फेल नहीं हुआ उनके शब्द। अमेरिका ने डेवलप कर दिया था एटॉमिक बम को सीक्रेट प्रोजेक्ट, उनके खुद के सीक्रेट प्रोजेक्ट में, और उसे जापानीज सिटीज़ ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी 1945 के अगस्त में गिरा दिया था उसका। तो यानी कि अमेरिका से वो कह रहे हैं, अमेरिका से जब वो चले गए थे तो आइंस्टाइन लिखते हैं अपने कॉलेज की रिक्वेस्ट पर फ्रैंकलिन डी अमेरिकन प्रेसिडेंट को कि इस तरह का जो सिंगल बॉम्ब है वो अगर पोर्ट में एक्सप्लोड कराया जाएगा तो सब तबाही हो जाएगी। अमेरिका ने लेकिन सीक्रेट प्रोजेक्ट, अपने खुद के सीक्रेट प्रोजेक्ट में एटॉमिक बॉम्ब को बना लिया था, और उन्हें जापानी सिटीज़ पर गिरा देते हैं, हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। तो ये सबसे पहली बार और आखिरी बार गिराया गया अभी तक एटॉमिक बॉम्ब। उसके बाद आइंस्टाइन बहुत ज़्यादा हिल चुके थे इस तरह की डिस्ट्रक्शन के बाद। इस टाइम पे वो लिखते हैं पब्लिक मिसिव मतलब लेटर, स्पेशली लॉन्ग एंड ऑफिशियल लेटर लिखते हैं, बहुत बड़ा लेटर लिखते हैं ऑफिशियल यूनाइटेड नेशंस को, जो सभी शांति, पीस वगैरह सब कंट्रोल करते हैं पूरे वर्ल्ड में। तो इन्होंने ही रोका। बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आई जहाँ पे वर्ल्ड में बहुत कंट्रीज़ ने एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोड करने की बात कही है, और बहुत बार करने वाले भी होते हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशंस रोकता है। तो ये उन्हीं को वो लिखते हैं, मिसिव लिखते हैं, लॉन्ग ऑफिशियल लेटर लिखते हैं, और उन्होंने प्रपोज़ करा था द फॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट। उन्होंने प्रपोज़ करा था कि वर्ल्ड गवर्नमेंट फॉर्मेशन होना चाहिए, लेकिन रूजवेल्ट लेटर की तरह नहीं ऐसा हुआ कि कोई इम्पैक्ट हुआ। जैसे जो उन्होंने रूजवेल्ट में जो लेटर लिखा था उनका बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ था, जो उन्होंने बोला था वही हुआ, लेकिन इस बार जो उन्होंने मिसिव लिखा उसका कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ, कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। और कुछ आने दशाब्दी में, बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड आइंस्टाइन और ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगे पॉलिटिक्स में, एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे एजिटेटिंग का मतलब है किसी चीज़ को लेकर आंदोलन करना। तो वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं और आंदोलन करते हैं किसी चीज़ को लेकर, और अपनी आर्म्स बनाते हैं, बिल्डअप करते हैं आर्म्स को, फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप। ये जो आर्मीज इतनी सारी बिल्डअप हो गई थी उनको रोकने के लिए, उनके एंड के लिए वो एक तरह से लोगों की आर्मी बनाते हैं, एक तरह से लोगों को इकट्ठा करते हैं और आंदोलन करते हैं, और अपनी पॉपुलैरिटी को यूज़ करते हैं कैंपेन करने के लिए पीस और डेमोक्रेसी के लिए। आइंस्टाइन फाइनली मरते हैं 1955 में एट द एज ऑफ 76।
और ही वॉज सेलिब्रेटेड एज ए विजनरी एंड द वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज ए साइंटिफिक जीनियस। जैसा कि साइंटिफिक जीनियस को सेलिब्रेट किया जाता है, ऐसे ही उन्हें विजनरी, उनके लिए विज़न दिखा गया था, सेलिब्रेट किया गया था वर्ल्ड सिटीजन। तो ये थे वो साइंटिस्ट की बायोग्राफी जिसने हमारी साइंस को बहुत ज़्यादा टफ बना दिया, बेकार बना दिया। हाँ, और लास्ट पैराग्राफ का मतलब है, जब आइंस्टाइन 1955 में 76 की एज में मरे थे तो उनकी मृत्यु को साइंटिफिक जीनियस के साथ साथ एक विश्व सिटीजन, वर्ल्ड सिटीजन और एक दूरदर्शी के रूप में सेलिब्रेट किया गया था उनकी डेथ को। तो यही था इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन।